Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 12, that is biotechnology and its applications. In today's class, we will study about the application of biotechnology in the field of medicines. So let's study. Okay, so students, welcome back to the class. In previous lecture, students, we studied about the application of biotechnology in the field of agriculture. We discussed about genetically modified crops. In detail, we studied about the BT cotton, which is a disease-resistant plant. How the biotechnology helps us in the production of disease-resistant plant. Then we also discussed about a very novel strategy, that is RNA interference. किस तरह से हमने टबैको प्लांट जो है उसको निमेटोड से हम बचा सकते हैं with the help of a new technology, that is RNA interference. In today's class, students, we will study about another application of biotechnology, that is in the field of medicines. So our today's topic is biotechnological application in the field of medicine. Okay students, recombinant DNA technology helps for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. So recombinant DNA टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सेफ ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस. द प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दे इंड्यूसेस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. कई बार जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे हम डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन यूज़ करते हैं, तो इंसुलिन जो है वो हम एनिमल्स के, जैसे हम एनिमल्स की पैनक्रियाज से, एनिमल्स को स्लॉटर करके उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लेकिन ये जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज होते हैं, कई बार इनसे एलर्जीज होते हैं या इनसे कई बार अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं. बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई साइड प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी एलर्जीज नहीं होते. सो एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स दे हैव बीन अप्रूव्ड एंड 12 जो हैं वो इंडिया में इसमें मार्केटेड हैं. ओके, सो व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस. ब्रासिका नेपस जो है वहाँ से स्टूडेंट्स, उसमें से हमने एक थेराप्यूटिक प्रोटीन प्रोड्यूस किया है, दैट इज़ हिरुडिन. सो दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रासिका नेपस. ब्रासिका नेपस जो है उसको हमने ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस लिखा है बिकॉज जो हिरुडिन जीन है स्टूडेंट वो हमने इंट्रोड्यूस कर दी इनटू द ब्रासिका प्लांट. सो ब्रासिका में जो जीन है वो ट्रांसलेट करेगी, ट्रांसक्राइब करेगी और वहाँ पे हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही है एंड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सीड्स. तो हिरुडिन कहाँ एकमुलेट हो रही है, सीड्स के अंदर एकमुलेट होगी, वहाँ से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं और एकदम हमें प्योरीफाइड हिरुडिन जो है वो मिलेगा. सो हिरुडिन जो है उसके थेराप्यूटिक यूज़ है. हिरुडिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करती है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस प्लांट. ओके, we have various applications of biotechnology in the field of medicine, that is genetically engineered insulin है, then gene therapies हैं, and third is the molecular diagnosis. So we will study about all these three applications one by one. First is genetically engineered insulin. सो इंसुलिन जो है दैट इज़ यूज टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़. सो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स हम इंसुलिन यूज़ करते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि अर्लियर जो इंसुलिन जो थी दैट वाज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डायबिटीज़ एंड दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ द कैटल एंड पिग्स के पैनक्रियास को स्लॉटर करके वहाँ से इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था. एंड दिस प्रोसेस जो था दैट वाज वेरी टायरसम, वेरी डिफ़िकल्ट. इवन जो यील्ड हमें मिलती थी दैट वाज ऑल्सो लो. सो इन सम पेशेंट डेवलप सम एलर्जिक इफेक्ट्स और सम साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्रोटीन्स. ठीक, बट नाउ इट इज़ possible to produce human insulin using a bacteria. So हम genetic engineering के साथ with the help of biotechnology now we can produce genetically engineered insulin which is known as humulin. So name of the जो हमने insulin produce किया है उसको हम humulin बोलते हैं. So that is known as humulin. Okay. लेट अस सी हाउ इट इज़ पॉसिबल. स्टूडेंट्स, अगर हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इंसुलिन जो है इट हैज़ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड A चेन एंड द B चेन. ठीक है, एंड दीज 2 चेन्स आर इंटरलिंक्ड
with each other with the help of डाइसल्फाइड bonds. तो हमारे पास डाइसल्फाइड bonds हैं जिसके कारण ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं. जो स्टूडेंट्स ए चेन है दैट इज मेड अप ऑफ 21 amino acid residues, and this is the chain B here, you can see, and this chain is made up of 30 amino acid residues. So यहाँ पर आप देखो जो first amino acid है that is glycine, A chain का ये N terminal होता है, और this is the last में जो है C terminal है, और यहाँ पे asparagine है. Similarly जो B chain होता है उसका जो C terminal N terminal होता है उस पे phenyl alanine है, this is PHE is phenyl एलानिन, और जो सी टर्मिनल है उसके ऊपर एलानिन होता है. सो ये दोनों जो चेन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं. जैसे आप यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड देख सकते हो जो कि अमाइनो एसिड नंबर 7 और यहाँ पे भी दूसरे नंबर 7 के ऊपर बना हुआ है. सेकेंड जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पर नंबर 20 है और बी चेन में अमाइनो एसिड नंबर 19 है. सो ये जो पोजीशन है जैसे ए चेन में पोजीशन जो है दैट इज़ 20 और बी चेन में जो है वो 19th पोजीशन है. सो उसके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. एक थर्ड यहाँ पर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिख रहा है ए चेन में बिटवीन द सिस्टीन अमाइनो एसिड एट द 6th पोजीशन और 11th पोजीशन पे जो दूसरा अमाइनो एसिड है. ठीक है. सो यहाँ पे जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है 6th पोजीशन पे और जो 11th पोजीशन पे अमाइनो एसिड है इन दोनों के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है. सो ये हमारा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन. सो इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन A and B. These two chains are interlinked with the help of two disulfide bonds, and this is the third disulfide bond here which occurs in the A chain between the cysteine amino acid at position number 6th and 11th, right? Now, so this is the structure of the insulin. Students, how the genetically engineered insulin is produced? Insulin जो है उसके पास दो short polypeptide chains हैं A and polypeptide chain is B. In mammals, insulin is synthesized as a pro-hormone. जब इंसुलिन synthesize होता है students, so वो एक pro-hormone की form में होता है और later on जो है ये process किया जाता है, then it becomes a mature and functional hormone. ओके. सो प्रो हार्मोन क्या है? इसमें ए चेन और बी चेन जो होती है वो आपस में लिंक्ड होती है विद द हेल्प ऑफ अ सी पॉलीपेप्टाइड चेन. सो यू कैन सी दिस इज प्रो इंसुलिन, दिस इज नॉट फंक्शनल. सो प्रो इंसुलिन में क्या है? दिस इज द ए चेन, दैट द ब्लू वन इज द ए चेन. सो दिस इज ए चेन. Let me write here. So this is A polypeptide chain and the green one is the B polypeptide. So A और B जो है students वो आपस में linked हैं with the help of a connecting polypeptide chain जो that is a C chain, right? So both chains जो हैं both chains of insulin जो हैं they are biosynthesized as a single polypeptide chain. So this is pro-insulin. So mammals में insulin is synthesized as a pro-hormone. It needs processing to become a mature and functional hormone. So pro-hormone जो है it has extra stretch. उसके पास एक C chain है, 33 amino acid extra है. C chain जो होगा C peptide, it is removed later on during the maturation. जब उसका maturation होगा वो उसका process होगा तो C chain जो है वो remove हो जाएगा, right? So ये C chain जो है वो free हो गया यहाँ पे. Now in 1983, Eli Lilly, American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chain of the human insulin. So they were introduced in the plasmid. हमने genetically engineered insulin कैसे बनाया? Eli Lilly जो है उन्होंने humulin produce किया. ठीक है, ह्यूमुलिन प्रोड्यूस किया. और वो कैसे प्रोड्यूस किया? उन्होंने 2 DNA सीक्वेंसेस प्रिपेयर की कॉरस्पॉन्डिंग टू ए चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन. दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन्स एंड ए एंड बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. उनको कंबाइन कर लिया गया लेटर ऑन और उस तरह से हमारा फंक्शनल इंसुलिन जो है जिसको हमने ह्यूमुलिन बोला वो प्रोड्यूस हुआ. You can see this diagram, it is very clear here. Students, हमने जो ह्यूमन पेनक्रियाज है वहाँ से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उस जीन को हमने एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है. एंड दिस इज द
बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास हमने ऑलरेडी पढ़ा, अपना बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 में पढ़ा कि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, दैट इज़ प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। सो प्लाज्मिड जो है वो डीएनए से हमने प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट किया। प्लाज्मिड जो है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम प्लाज्मिड में हमने कट किया, और ये जो हमारा इंसुलिन का जीन है विच इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लाज्मिड के साथ हमने अटैच कर दिया। देन व्हाट वी गेट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये हाइब्रिड बन गया बिकॉज हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है देन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट। तो ये बैक्टीरिया सेल में जाएगा और यहाँ पर ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हो गया। अब बैक्टीरियल सेल जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा, अपना कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट वी गेट ह्यूमन इंसुलिन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये ह्यूमन इंसुलिन बन गया, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो ह्यूमन इंसुलिन है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत जल्दी होता है, विद इन 10 to 12 मिनट्स ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू 30 to 60 मिनट्स एब्जॉर्प्शन जो हमें इंसुलिन हम एनिमल्स को स्लॉटर करके उनके पैनक्रियाज में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इंसुलिन जो है दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी कैन प्रोड्यूस द इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। नाउ second very important point is the gene therapy. Students, what is gene therapy? Gene therapy जो है इसको हम gene replacement therapy भी कहते हैं। It involves the correction of single gene. कोई अगर एक जीन डिफेक्टिव है तो सिंगल जीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल, हेल्दी एंड फंक्शनल जीन। सो इट इज़ अ मेथड टू रिप्लेस अ फॉल्टी जीन विद अ नॉर्मल, हेल्दी, फंक्शनल जीन। सो दिस इज़ नोन एज जीन थेरेपी। So gene therapy is collection of methods that allows the correction of genetic defect that has been diagnosed in a child or in a embryo. So इसमें जो है हम healthy gene जो है वो insert करेंगे और defective gene जो है उसको हम replace कर सकते हैं। Correction of genetic defect involves the delivery of normal gene into the individual और embryo. So embryonic stage में भी हम treat कर सकते हैं और individual के अंदर हम normal gene जो है वो insert करेंगे and it will take over the function and compensate for the non-functional gene. Students, ये जो genetic disorder है which is because of the defect in a single defective gene है, कोई एक single gene का हम replacement कर सकते हैं with the healthy gene in the gene replacement therapy which is also known as gene therapy. Okay? Let's see one example. So first clinical gene therapy जो थी 1990 that was given to a 4-year-old girl with adenosine diaminase deficiency. Students, हमने already chapter में microbial जो diseases पढ़ी तो उसमें SCID के बारे में हमने पढ़ा, that is severe कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो ये एक रिसेसिव ये जो है स्वीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है एक रिसेसिव डिसऑर्डर है एंड दिस रिजल्ट्स इन द डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर इन द इम्यून सिस्टम। सो इसमें जो है एडीए क्या है स्टूडेंट्स? एडीए जो है एक एंजाइम है, एडिनोसिन डाइएमाइनेज जो है, ठीक है। सो ये एंजाइम जो है वो इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। सो व्हाट हैपन्स इन द एडीए डेफिशिएंसी, जो जीन जो है इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डाइएमाइनेज। सो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें वो जीन जो है वो फंक्शन लेस होती है, फंक्शन नहीं करती। सो इस तरह से जो बॉडी है उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है उसके अंदर हो जाती है। सो इसका जो ट्रीटमेंट है उसके हमारे पास कई कन्वेंशनल मेथड हैं, जैसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ इसको कर सकते हैं ट्रीट, या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं। इंजेक्शन ऑफ एडीए इज़ नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, पर इससे वो हम प्रॉपर जो है उसका क्योर नहीं कर सकते। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो एडीए जो डेफिशिएंसी है डिफेक्टिव जीन के कारण, सो इसको हम किस तरह से जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। नाउ gene therapy for ADA deficiency. In this case students, we collect the lymphocyte from the patient's blood. Patient के blood से जो है वो lymphocyte बाहर निकाले जाते हैं। They are grown in the culture, उसको culture करते हैं हम। Then
we introduced a functional ADA-cDNA into the lymphocyte using a retroviral vectors. तो वेक्टर के साथ स्टूडेंट्स, वेक्टर के जीनोम के साथ हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल जीन है, जो नॉर्मल एडीए प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल फंक्शनल जीन जो है वो उसको ऐड कर देते हैं इन द जीनोम ऑफ रेट्रोवायरस. व्हाट वी गेट, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द लिम्फोसाइट्स. और तब क्या होगा, वो जो लिम्फोसाइट्स जो है उसमें हमने फंक्शनल जीन ऐड कर दिया, देन दीज लिम्फोसाइट्स देन दे आर रिटर्न टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स. सो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दे आर नॉट इमॉर्टल, तो इसको हमें बार बार पीरियोडिकली जो है इसको रिपीट करना पड़ता है, बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन, हमने जीन थेरेपी कैसे किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, देन दे आर ग्रोन इन द कल्चर. फिर उसके अंदर हम जो है फंक्शनल एडीए, एडिनोसिन डाइएमाइनेज cDNA, जो फंक्शनल हमारा जो हेल्दी जीन है, जो नॉर्मल एडीए प्रोड्यूस करता है, उसको हम सबसे पहले हम एक वेक्टर यूज़ करेंगे, वेक्टर लेते हैं, दैट इज़ रेट्रोवायरस. सो रेट्रोवायरस की जीनोम के साथ हम अपना नॉर्मल एडीए डाल देते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द lymphocyte. So introduce a functional ADA-cDNA into the lymphocyte. तो दोबारा से वो पेशेंट की बॉडी में उनको डाल दिया जाता है. सो अगर हम ADA जीन जो है बोन मैरो सेल से लेके इसको इंट्रोड्यूस कर दें इनटू द सेल एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी करें तो ये जो क्योर होगा वो परमानेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है. सो अदरवाइज पेशेंट जो है उनको रेगुलर इन्फ्यूजन चाहिए होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का, बिकॉज ये लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो गए. तो यूजुअली जो पेशेंट्स हैं दे नीड रेगुलर इन्फ्यूजन of genetically engineered lymphocytes because cells they are not immortal. But अगर हम इसको जीन को, जो हमारी हेल्दी जीन है, बेटर जीन है, अगर इसको हम बोन मैरोज में इंट्रोड्यूस कर देते हैं एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, सो परमानेंट क्योर जो है दैट कैन बी अचीव्ड. सो दिस इज़ जीन थेरेपी स्टूडेंट्स. विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो हम क्योर कर सकते हैं. एड्स के लिए यूज़ होता है, SCID मैंने अभी बताया, देन हीमोफीलिया है, लंग कैंसर्स हैं, ल्यूकीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है. तो ये जो डिज़ीज़ हैं, ये जीन थेरेपीज़ जो हैं हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया मॉलिकुलर डायग्नोसिस. मॉलिकुलर डायग्नोसिस क्या है स्टूडेंट्स, कई बारी कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं तो उसके जब मॉलिकुलर डायग्नोसिस के लिए हमारे उनके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो कई बारी पैथोजन जो है, जब पैथोजन ग्रो करेगा, पैथोजन बहुत बढ़ जाता है तो सिम्टम्स आते हैं. तो नॉर्मली हम यूरिन टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट जो हैं, कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, सीरम हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया. सो ये कन्वेंशनल मेथड है. सो कन्वेंशनल मेथड्स में हमारे पास तब रिपोर्ट आती है जब एक पैथोजन जो है वो काफ़ी मल्टीप्लाई कर जाता है बॉडी में, उसका ग्रोथ हो जाता है. लेकिन व्हाट इज़ मॉलिकुलर डायग्नोसिस स्टूडेंट्स? मॉलिकुलर डायग्नोसिस में हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एंड इसमें जो है हम प्रोटीन्स हैं या DNAs हैं, RNAs हैं, दे आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन द बॉडी. सो इवन पैथोजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में भी होगा. पैथोजन कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बहुत कम अमाउंट में भी अगर पैथोजन होगा तो हम उसको बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस, राइट. सो कोई म्यूटेशन है तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर पैथोजन का अमाउंट कम है, जो पैथोजन DNA है एक्चुअली, सो पैथोजन DNA को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द टूल्स अबाउट द PCR. सो व्हाट इज PCR? PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन. सो दिस इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो मॉलिकुलर डायग्नोसिस में स्टूडेंट्स हम PCR यूज़ करेंगे पहले. PCR से क्या होगा, जो पैथोजन का DNA है उस पैथोजन के DNA को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको PCR के साथ उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो बना सकते हैं. So presence of pathogen is normally suspected only on the basis of symptoms. By this time the concentration of pathogen is already very high. Just now I explained you कि जो normal हम conventional methods use करते हैं तो उसमें जब symptoms आते हैं body में, जब तक body show करती है कि कोई problem है, तब तक pathogen जो है वो बहुत ज़्यादा grow कर जाता है या multiply कर जाता है.
but however very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification. Molecular diagnosis में हमें जो पैथोजन का बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन भी अगर होगा, उसका डीएनए का अमाउंट बहुत कम भी है, तो भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उस डीएनए को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इससे हम इट इज़ यूज टू डिटेक्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरियस यूजेस ऑफ पीसीआर. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स. म्यूटेशन, अगर जैसे कैंसर है, कैंसर समटाइम्स द कैंसर इज़ बिकॉज ऑफ द ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स. तो वो कैसे जीन म्यूटेट हुआ, तो वो भी हम पीसीआर के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं. और कुछ और भी बहुत तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो इसमें स्टूडेंट्स हम डीएनए प्रोब्स यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ डीएनए प्रोब्स? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए tagged with radioactive molecule. Probe is hybridized to its complementary DNA in the clone of cell. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो हम मॉलिकुलर प्रोब्स यूज़ करते हैं, सो मॉलिकुलर प्रोब्स क्या होते हैं? दे आर डीएनए और आरएनए के छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स हैं. जस्ट यू कैन से जैसे 20 से नियर अबाउट 50 बेसिस लॉन्ग हम डीएनए सेगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. सो डीएनए या आरएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे डीएनए हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज़ करते हैं, उनके बेसिस जो हैं वो एक्सपोज होंगे, तो ये इनको जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया जाता है, और ये जो है वो प्रोब्स का काम करते हैं. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, जब हम जैसे कोई भी जो अपने डीएनए को ये अपने डीएनए पार्टनर के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं प्रोब्स. सो कोई ऐसा जो म्यूटेटेड डीएनए होगा, सपोज हमें किसी को कोई म्यूटेटेड डीएनए जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये जो प्रोब्स होते हैं वो अपने स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे, लेकिन जो म्यूटेंट डीएनए होगा उसके साथ ये हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे. राइट स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि मॉलिकुलर ये जो प्रोब्स होते हैं, ये दे आर स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वेरी स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड देयर बेसिस आर एक्सपोज्ड. These probes they will find its complementary DNA in the bulk of DNA. जब बहुत सारा बल्क डीएनए होगा तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो इनका डीएनए है वो ढूंढ लेंगे और उसके साथ ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं. सो इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक के साथ जो म्यूटेटेड डीएनए है उसके साथ ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो द क्लोन जो है इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से उसके बाद हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, सी दिस, इट विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री. म्यूटेटेड जीन के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. सो जो म्यूटेटेड जीन है वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है लेटर ऑन जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो उसमें वो अपीयर नहीं होता, बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है उसकी म्यूटेटेड जीन के साथ. सो ये जो एक टेक्निक है, इससे हम म्यूटेटेड डीएनए जो होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोब्स यूज़ करते हैं इन द मॉलिकुलर डायग्नोसिस. सो अदरवाइज डीएनए जो है वो हाइब्रिडाइज करेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जब हम बल्क ऑफ डीएनए जो है वो यूज़ करते हैं. तो प्रोब को पहले ही हम डीएनए जो है उसको रेडियो एक्टिव कर देते हैं. ठीक है. लेटर ऑन हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में हम टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज ELISA एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. सो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरियस वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे टीबी है, एड्स है, उसके लिए ELISA जो है वो हम यूज़ करते हैं. सो इसमें ELISA जो है स्टूडेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन. हमें पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. ठीक है. हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन तभी होगा जब वो पर्टिकुलर एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर होता है. सो इन्फेक्शन बाय पैथोजन, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, that is proteins, glycoproteins, or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. Students, इसमें हम ELISA में ये जो ELISA टेक्निक है इसमें हम स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं? इसमें एक PVC का माइक्रोरेटाइटर प्लेट यूज़ होती है, और वो जो प्लेट स्टूडेंट इसमें हम यूज़ करते हैं उस प्लेट में बहुत सारे इस तरह से वेल्स बने होते हैं.
राइट। सो ये एलाइजा वेल्स होते हैं। इन वेल्स जो हैं इनको पहले ही हम एंटीबॉडीज़ के साथ कोट कर देते हैं, और जो पेशेंट है जिसको हमने डिटेक्ट करना है उस पेशेंट का सीरम लेते हैं, और सीरम लेके इस ये जो छोटे छोटे वेल्स हमने बनाए हैं, दीज वेल्स आर ऑलरेडी कोटेड विद एंटीबॉडीज़। तो उसमें जब पेशेंट का सीरम हम ऐड करते हैं तो अगर उसमें एंटीजन है, सो एंटीजन स्पेसिफिक है उस एंटीबॉडी के लिए, तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है एट द बॉटम ऑफ द वेल्स। ठीक है। सो इसमें ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। सो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीजन टू बी डिटेक्टेड हम उस वेल्स के अंदर हम ऐड कर देते हैं, और उसको स्पेसिफिकली उसको इंक्यूबेट भी करते हैं। सो एंजाइम लिंक्ड हम एंटीजन ऐड करते हैं क्योंकि इसमें हम एक सबस्ट्रेट डालते हैं। सबस्ट्रेट डालने से क्या होता है कि जो एंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, और एक पर्टिकुलर कलर फॉर्मेशन होती है, राइट। सो अगर हमारे पास कोई कलर जो है, अगर हम इसको एंजाइम लिंक क्यों किया, डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा एक टेस्ट है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर पेशेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें वो पर्टिकुलर पैथोजन है या नहीं है। सो इसलिए इसमें हम स्टूडेंट जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन जो है टू बी डिटेक्टेड इज एडेड टू द वेल्स। तो जब इसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं वेल्स के अंदर, तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर कलर की, वो पर्टिकुलर कलर जो है वो हमें देता है। ठीक है। सो अगर कोई कलर जो अगर कोई भी तरह का कलर फॉर्मेशन नहीं आता तो टेक्स्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स वो पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसके सीरम में वो एंटीजन जो है वो नहीं है। सो ये एलाइजा जो है एक टेक्निक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। सो इसमें हम ये एक मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है विच इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है, एंड इट रियली नीड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स। सो इससे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक स्टूडेंट्स एड्स हैं उसकी डिटेक्शन के लिए भी हम एलाइजा टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स फुल फॉर्म is enzyme linked immunosorbent assay. And what is the principle? Principle is it is based upon the antigen antibody का जो interaction है, antigen antibody के जो complex बनता है उस पे जो है ये ELISA test जो है वो that is based. Okay students? So that's all students. Thank you very much. In today's lecture we studied about the very important application of biotechnology that is in the field of medicine. We study about the genetically engineered insulin, then about the gene therapy, how we can cure, how we can replace the faulty gene with the help of a healthy gene. And in the last we studied about the molecular diagnostic techniques in which using PCR किस तरह से students हम जो हैं we studied about ELISA. तो ये एक ऐसे techniques हैं जिससे कि हम बहुत small amount में भी अगर pathogenic DNA हमारे पास है तो हमें conventional method use करने की ज़रूरत नहीं है. With these techniques we can find out the possible solution. So that's all students. Thanks for watching. Have a nice day and stay blessed.